आज जो मेरी वीडियो है वो अपनी लास्ट वीडियो से ही कंटिन्यू है। तो मैं आज मैट्रिक्स टॉपिक ही पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आज मैं ऑलमोस्ट पूरा टाइप ऑफ मैट्रिक्स को भी, उसके अंदर ऑपरेशंस को भी, सबको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखते नजर आइए भैया। तो मैंने अभी तक मैट्रिक्स के बारे में बताया था और मैंने अपनी जो पहला वीडियो थी उसके अंदर मैट्रिक्स क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ मैं। मीन्स जो मैंने अब तक बताया था तो उसके अंदर मैंने क्या कहा था, मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में और इसका इंट्रोडक्शन, इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कल। मतलब मेरी जो लास्ट वीडियो थी, थोड़ा बीच में मैं अभी नहीं कर पाया था कंटिन्यू, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने वहाँ तक इसको सब बता दिया। जिसको दिक्कत हो वो मेरी पहले वाली वीडियो देख लो। मैंने वहाँ पे एक प्ले लिस्ट बना रखी है 12th क्लास के नाम से, तो उसमें सब वीडियो है। तो इसकी लास्ट वीडियो जरूर देखेगा आपको मैट्रिक्स समझने के लिए। अब आगे की बात करते हैं। तो अब मैं जो आज टॉपिक है पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, तो हम पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स को क्लियर करते हैं कि भाई मैट्रिक्स में टाइप यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार की बन सकते हैं। भाई मैट्रिक्स क्या होती है ये बता चुका हूँ मैं। अब किस किस नाम से जानी जा सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो आज बात है टाइप। तो जो इसके मैट्रिक्स के यहाँ पे कुल मिलाकर वैसे 2 टाइप होते हैं, हम इसको 3 बना सकते हैं, पर फिलहाल मेरे हिसाब से वैसे होते सबके अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग सबके अलग अलग है। आप एनसीईआरटी में देखें नाम है, पर मैंने इसको मोस्टली अपने आप से 2 नाम दिए हैं। एक दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, और दूसरे एक नाम दिया है मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के भी टाइप बताऊंगा और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के टाइप बताऊंगा। इसमें एक बात कर सकते हैं, यहाँ पे एक थर्ड डाल दे हैं जीरो मैट्रिक्स, उसको भी आप कर लो क्योंकि थोड़ा सा ये एक अलग है टाइप। थोड़ा इसको भी आप यहाँ पे अलग स्पेशल तौर पे लिख लीजिएगा। मैं इनके बारे में बात करता हूँ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं पहले। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है? जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। सीधी सी बात है, इसका मतलब जितनी रो हो उतनी ही कॉलम होनी चाहिए। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हम बात करें स्पष्ट तौर पे तो n बाई एम ऑर्डर की, n बाई एम ऑर्डर की। जैसे कि मान लो ये लिखी है 2 3 3 5 7 4, तो देखो इसके अंदर 3 रो हैं 2 कॉलम है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। ये इसका पहला टाइप था, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को मैं क्लियर कर दिया। आप समझिएगा जहां पर n डज नॉट इक्वल टू m होगा वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसी का जो फिर मैं टाइप लिखा दूसरे वाला, ये इसी का टाइप है जिसको आप बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। ऐसी कोई भी एक मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल एक ही रो हो। मतलब कि जैसे कि आप देखें ध्यान से 1 3 5, ये 1/3 ऑर्डर की है। कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली एक रो एग्जिस्ट करती है उसको आप रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इवन अगर आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो उसको आप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। पर हॉरिजॉन्टल में एक से अधिक रो भी सकती हैं, पर आप समझ सकते हैं ये कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रो इक्वल टू ना हो नंबर ऑफ कॉलम, या आप ये कहिए कि नंबर ऑफ रो कम होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, उसको आप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। पर इन 12th जो मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं उसमें एक रो मैट्रिक्स एक स्पेशल नाम दिया गया, रो मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक ही रो हो, कॉलम उसके अंदर अधिक हो सकते हैं। जैसे इसके अंदर एक रो है पर कॉलम 3 है, या उससे अधिक भी सकते हैं। दूसरे यहाँ पे जो नाम दे रखा आपको जिसका मैं बताया हुआ है वो है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल एक कॉलम एग्जिस्ट करता हो। ये भी अपने नाम के अनुसार बिल्कुल मतलब नाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्पष्ट हो जाए अपना आप ही। जैसे कि 1 3 5 3/1, नाम उल्टा होता है, नाम है कॉलम पर रो 3 है कॉलम 1 है। तो कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल एक कॉलम हो। हाँ, रो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी हो सकती हैं, बस कॉलम 1 होना चाहिए। और रो मैट्रिक्स मैंने आपके सामने यहाँ पर क्लियर कर दी। ये इसके यहाँ पर टाइप बताए गए हैं। जीरो मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे, कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी एलिमेंट जीरो हो। दैट मीन्स जो उसकी एंट्रीज हैं, जो डाटा है वो जीरो हो। हाँ, ये इसमें कि थोड़ा सा ये है कि ये एक रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और एक ये स्क्वायर हो सकती है। ये दोनों में से कोई सी भी बात हो सकती है। इसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझा दूं। कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू हो नंबर ऑफ कॉलम। दैट मीन्स तो n बाई एन की हो या फिर m बाई एम की। जैसे कि 2 3 5 7, ये 2/2 की है। कितने की? 2/2 की। तो कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम, तो वो आपको क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। 2/2, 3/3,
4x4, 5x5, इस तरह की मैट्रिक्स। फिर इसके अंदर दूसरे को टाइप आ जाता है नंबर 1 पे, इसके आप इसी का टाइप बोल सकते हैं, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैं आपको बता दूं कि किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एग्जिस्ट करते हैं भैया। पहली बात तो समझिए ध्यान से कि जो डायगोनल हैं वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करेंगे, इसके अंदर डायगोनल नहीं हो सकते। पहली बात तो आप समझिए, इसलिए मैंने इसको स्पष्ट अलग अलग करके लिखा हुआ है। डायगोनल क्या होता है? मात्र एक ही डायगोनल होता है। सुनना ध्यान से, क्यों? डाटा हमेशा ओनली वन वे होता है, यानी एक जगह से फिल होता है। मैंने आपको बताया था, तो सीधी दिशा में, ये नहीं कि ऐसे भी डाटा होगा, नहीं, डाटा ऐसे फिल होता है। तो जो डायगोनल है वो केवल एकमात्र इस दिशा से होगा, ऐसा नहीं कि डाटा यहां से फिल हो गया तो डायगोनल ये भी होगा, नहीं भैया, डाटा ओनली वन वे होता है, तो डायगोनल भी इसके अंदर मात्र एक ही होगा। तो सुन लो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली डायगोनल एलिमेंट हो, बस ये जो डायगोनल उस पे ही एलिमेंट हो चाहिए, एंड एक्सेप्ट ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 0। जैसे कि 2, 3, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ये 3x3 के एक मैट्रिक्स है। इसके केवल ओनली डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट आर 0। नोट वाली बात ये थी, किसी भी एक मैट्रिक्स में केवल और केवल एक ही डायगोनल होगा, वो भी ये होगा। इसकी दिशा ऐसे होगी, मेजरमेंट, बात ध्यान है कि इसकी दिशा ऐसे मेजरमेंट होगी। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। ये बहुत आसान है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है भाई? कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो? आइडेंटिकल हो। अरे बहुत आसान है, मतलब कि जैसे 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ये 3x3 के। इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ना, वो सभी के सब आइडेंटिकल होंगे। मतलब आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक एलिमेंट एक जैसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ 5 है या 7, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो सभी के सभी आइडेंटिकल होने चाहिए। तो आप इसको क्या बोलते हैं? स्केलर। तो आपके मन में एक बात है कि तो जो स्केलर मैट्रिक्स है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है? यस, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट इट्स कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब कि हर स्केलर डायगोनल होगी, पर हर डायगोनल स्केलर नहीं हो सकती। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी दरअसल ये एक मतलब पर्टिकुलर रूप ही है। आइडेंटिटी क्यों कहा गया इसके बारे में बात बताऊंगा आपको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्यों कहा गया इसके बारे में बताऊंगा। अभी 1 मिनट रुक जाइए, बस अभी बता देता हूं इसके बारे में। दरअसल क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 से रिप्रेजेंट किए गए हो। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0। जैसे आपको समझ 3x3 मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, तो इसका हर डायगोनल एलिमेंट 1 है, ठीक है? तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे केवल 1 होगा। इसको आइडेंटिटी क्यों कहा गया? दरअसल मैं आपको थोड़ा सा मैं आगे पहुंच जाऊंगा, पर बताना पड़ेगा। दरअसल इसकी क्वालिटी होती है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना, हाँ वो बात लगेगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, इसकी कंडीशन है, पर बताऊंगा। किसी भी मैट्रिक्स में इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स मिलती है, तो ये इसको आप बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बारे में भी एक बात है, जो हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ना, वो एक स्केलर होगी, पर हर स्केलर आइडेंटिटी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट भी सब सेम है, पर लेकिन लिखे जाएंगे केवल 1 से, यानी कि इसका सब डायगोनल एलिमेंट 1, 1, 1 ही होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स का टाइप हो सकती है, तो पर हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखना। चलो ये भी क्लियर हो गया। इसके बारे में और भी टाइप बताने वाला हूँ, जरा 2 मिनट रुकिए बस आप आराम से। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप करते हैं फोर्थ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो देखते हैं एक बार इसके फोर्थ मैट्रिक्स के बारे में, फिर मैं इसको बताऊंगा। तो फोर्थ यानी इसी का टाइप चल रहा है अब आपका, फिर जीरो मैट्रिक्स की बात बाद में करेंगे आपसे। पहले सुन लेते हैं फोर्थ आपके पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये काफी आसान है, बहुत समझने वाली बात है। सिमेट्रिक, आपको समझ में आ रहा नाम, सिमेट्रिक होता है समानता। क्या होती है? समानता। तो बहुत सिंपल सी बात है, समानता। ये किस प्रकार की समानता की बात कर रहा? ये कह रहा है मान लो आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, होगी स्क्वायर मैट्रिक्स ही। तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर
अबव डायगोनल एलिमेंट आइडेंटिकल होंगे टू बिलो डायगोनल एलिमेंट इन देयर कोरस्पॉन्डिंग रिवर्स ऑर्डर। मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए 1 5 7 2 2 3 3 4 4। आप देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट हैं वो बिल्कुल सेम वैसे ही हैं, यानी आइडेंटिकल हैं टू देयर रिवर्स ऑर्डर। यहां पे जो A12 है वो A21 के इक्वल है। कितनी वैल्यू इसकी 2। जो A13 है वो A31 के इक्वल है, यानी कि 3। जो यहाँ पे A23 है वो A32 के इक्वल होगा, यानी कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स पर होनी चाहिए कौन सी, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डायगोनल की बात की जा रही है। तो जहां भी डायगोनल की चर्चा हो जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी है, इस बारे में कोई संदेह या कोई डाउट हो ही नहीं सकता। तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर अबव डायगोनल एलिमेंट क्या हो, बिल्कुल आइडेंटिकल हो टू देयर उसके जी रिवर्स ऑर्डर एलिमेंट, है ना, जो उससे कोरस्पॉन्डिंग रिवर्स ऑर्डर एलिमेंट होंगे। ठीक है, बात ध्यान रहेगी। हाँ, इसको अभी बताऊंगा सिमेट्रिक और तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं, पर मैं अभी वहां पहुंचा नहीं हूँ। ट्रांसपोज की बात करना वो मैं भी पढ़ाऊंगा, इसको कैसे निकालते हैं कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो मैं इसके यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। तो आप इसको अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पे Aij इक्वल टू होगी Aj, मतलब कि जहां पे हम I रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और J को है कॉलम से, J को हम क्या कर रहे हैं, कॉलम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान रहेगी, J को हम किससे कर रहे हैं, कॉलम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम इनके ऑर्डर चेंज कर दें तो हमें बिल्कुल तब भी सेम की सेम मिलने वाली है, जिस प्रकार की ये है। इसी के बाद यहाँ फिफ्थ टाइप में हम बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो स्क्यू सिमेट्रिक वो कैसी होती है भाई, इसके बारे में बात कर लेते हैं आपसे। स्क्यू नाम में समझ में आ रहा, स्क्यू सिमेट्रिक होते समानता पर, लेकिन यहाँ पे स्क्यू मतलब उल्टा, रिवर्स ऑर्डर में समानता की बात कर रहा। मतलब कैसे, जरा देखो ध्यान से। कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट तो है चाहिए 0, ध्यान रखना। बनती कैसे इसके बारे में बाद में बात करूंगा, पर यह कहता है जो इस डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट है वो अपोजिट होंगे किसके अंदर, साइन के अंदर, अपोजिट इन साइन टू देयर रिवर्स ऑर्डर, सुन लो ध्यान से, टू देयर रिवर्स ऑर्डर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मतलब कि जैसे यहाँ 2 लिखा तो यहाँ -2 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ -3 होगा, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ -4 होगा। अगर आप देखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो A12 है ना वो -A21 के इक्वल होगा। आप देखो A12 वैल्यू कितनी है 2, तो -A21 की वैल्यू कितनी, माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे इसके नेगेटिव के इक्वल है। देखो ये इसके है और ये वाला इसके है और ये वाला इसके है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर Aij इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस के Aj के, इसको आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। पर ये किसकी है, ये स्क्वायर यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही निकल कर आती हैं। मेरी बात ध्यान आएगी और ध्यान रखना इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। अब बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स। कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हों, 0 हो, इसको आप जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब इसके बारे में कहीं ऐसी बात स्पष्ट नहीं करी गई कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकते हैं या रेक्टेंगुलर, तो आप तो समझ गए होंगे जहाँ 0 है, चाहे वो स्क्वायर हो फिर या चाहे रेक्टेंगुलर हो, जिसके सभी एलिमेंट 0 होंगे वो जीरो मैट्रिक्स होगी। मैं तो विचार करके ही बता रहा हूँ इसके ऊपर, कहीं भी बुक में किसी भी आप बुक में देख सकते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया कि वो स्क्वायर ही होगी या फिर रेक्टेंगुलर होगी। तो बस इसका आप तो समझ सकते हैं 0 मतलब जिसका हर एलिमेंट 0 हो, जिसके अंदर डाटा कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है ना, तो एम्प्टी मैट्रिक्स भी तो हो सकती है इसके बारे में, तो ये एक एम्प्टी मैट्रिक्स है। मेरी बात ध्यान आएगी। हाँ ये बात लगे ये n/, फिलहाल यहाँ पे n/n मतलब 3/3 के ऑर्डर में लिखी गई है, तो आप इसका ऑर्डर कुछ और भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, 3/4 हो, 2/3 हो, 3/2 कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये वैसे जो ना एक काउंट होती है, हम इसको दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बारे में बात करूंगा। किसी भी मैट्रिक्स में कुछ भी ऐड करने पे, यानी जीरो मैट्रिक्स ऐड करने में वही चीज़ मिल जाती है, जीरो मैट्रिक्स ऐड करने पे वही मिलने वाली है। ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लिकेटिव होती है, वो एडिटिव होती है, इतना सा अंतर है। तो चलो तो ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स तो क्लियर हो गया, मैंने इनके बारे में बात भी कर दी। अब आपसे बात करते हैं अलजेब्रा प्रॉपर्टी इन मैट्रिक्स, यानी कि
अलजेब्रा प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे ऑपरेशंस की बात करते हैं, यानी ऑपरेशंस इन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इस बारे में बात करते हैं, टॉपिक है आपके पास यानी कि ऑपरेशंस, ऑपरेशंस इन मैट्रिक्स। हाँ, इसको आप बोल देते हैं अलजेब्रा प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के अंदर अलजेब्रा की प्रॉपर्टी, मतलब अलजेब्रा मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आप तो जानते ही हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया ऑपरेशंस इन मैट्रिक्स, बात एक ही है। तो इसमें सबसे पहले मेरे पास है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, पहला ऑपरेशन, यानी दो मैट्रिक्स का एडिशन। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। देखो पहले आपको बता दूं यहाँ पे एडिशन कैसे करते हैं, फिर क्यों करते हैं यही बताऊंगा, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी बताने वाला हूं आपको। एडिशन पहले समझो ध्यान से, एडिशन यानी कि दो मैट्रिक्स का जोड़, यानी कि उनको जोड़ना। जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसान है, आप सिंपल समझ सकते हैं। देखिए पर इसके कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन से पहले चर्चा कर लेते हैं, और ये कंडीशंस क्यों अप्लाई होंगी इसके बारे में बताऊंगा आपको। पहली बात कंडीशंस ये है कि ये दो मैट्रिक्स तब ऐड होंगी जब इनका ऑर्डर सेम होगा। पहली बात, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मेरी बात ध्यान रहेगी, ऑर्डर सेम से मतलब क्या है कि अगर कोई 2x2 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2x2 की होनी चाहिए, अगर 3x3 की तो दूसरी भी 3x3 की होनी चाहिए, तभी आप इनको जोड़ पाएंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल पहले आप एक बार देख लो, मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 2 3 5 7, दूसरी मैट्रिक्स है बी इक्वल टू 3 2 1 5, ठीक है 3 2 1 5, और मैं आपसे कहने लगूं यहाँ पे कि भाई a प्लस बी निकाल दो, तो देखो पहली कंडीशन आती है ऑर्डर सेम, ये है 2x2 की है तो ये भी 2x2 की है। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, दूसरी कंडीशन ये कहता है कि सेम ऑर्डर एलिमेंट जुड़ेगा, ओनली सेम ऑर्डर एलिमेंट ऐड, ओनली सेम ऑर्डर एलिमेंट ऐड होगा। मतलब कैसे, A11 से ओनली A11 ऐड होगा, A12 क्योंकि मैंने आपको बताया वो किसी मैट्रिक्स को अगर आप जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ऐसा होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर ये 3x3 के मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, कुल मिला के 3 3 9 एलिमेंट होंगे इसके अंदर, ये मैं बता चुका हूँ। और उनके प्लेस वो इस प्रकार से पॉसिबल है जो स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखे गए हैं। तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, इसका नाम है A11 तो पहली रो पहला कॉलम, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A13 पहली रो तीसरा कॉलम, A21 दूसरी रो पहला कॉलम, A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, A23 दूसरी रो थर्ड कॉलम यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये एक आसानी होगी एलिमेंट को जानने के लिए। जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक एलिमेंट लिखा, इसका नाम क्या, तो आप कहोगे जो सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लेस पे लिखा हुआ यानी A22। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि यहाँ पे ऐड वही होती हैं जिनके क्या होंगे, ऑर्डर सेम होंगे, और दूसरा वही एलिमेंट जुड़ेगा जिनका ऑर्डर सेम होगा। तो सेम ऑर्डर का एलिमेंट ऐड होने वाला, तो यहाँ पे जुड़ेगा 2 और 3 5, 3 2 5, 5 और 1 6, 7 5 12, ये एडिशन है। अब आप सोचिए कि पहले बात कि यहाँ पे एडिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, एडिशन क्यों किया जा रहा है, तो सुनिए ध्यान से, मैं आपको बता दूं क्यों किया जाता है। जब हम किसी डाटा को, दो सेम प्रकार के डाटा को इंक्लूड करना चाहते हैं, दैट मीन्स व्हेन वी इंक्लूड सेम टाइप ऑफ डाटा, सेम टाइप ऑफ डाटा, जब अगर आप इसको प्रैक्टिकल व्यवहार से पढ़ा जाए तो देखो मैट्रिक्स होती क्या, एक डाटा ही तो है। तो जब डाटा को हम एक्सटेंड कर रहे हैं या एक्सीड कर रहे हैं, आप एक्सीड भी जानते हो या एक्सटेंड भी जानते हो, या दो तरह के डाटा आपके पास, उनको आप ऐड कर रहे हैं, मतलब ऐड मतलब उनको जोड़ रहे हैं, एक टोटल कंबाइन कितनी वैल्यू है। जैसे कि अभी आपसे मैं बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल है, मार्केट 1, एक मान लो ये मार्केट 1 का डाटा लिखा हुआ, हमने कहीं सामान बेचा दो जगह मार्केट, एक मार्केट 1 है और एक मार्केट 2 है, ठीक है भैया सुनो ध्यान से। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दो सामान बेचने की, हमने कहा हमारे पास दो सामान है, एक प्रोडक्ट 1 है और एक प्रोडक्ट 2 है, प्रोडक्ट 2 सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड प्रोडक्ट हो गया।
हमने कहा कि पिछले साल 2020 में जनवरी और फरवरी, ठीक है, मार्केट वन की जो सेल थी, यानी जो मार्केट वन में प्रोडक्ट वन की सेल थी वो थी मान लो 10,000 पीस की या 1,000 मान लो, चलो 1,000, और जो फैब में वही आइटम बिका हमारे पास कितना 700, जबकि जो प्रोडक्ट सेकंड था जनवरी में ये बिका यहाँ पे 800 और लेकिन ये यहाँ बिका 1500, ठीक है। अब बात करते हैं 2021। दरअसल क्या हुआ, एक व्यक्ति का ट्रांसफर होगा, पहले वो मार्केट वन में सामान बेचता था, अब वो मार्केट टू दूसरी मार्केट में पहुंच गया, तो वो अपने पहले डाटा और दूसरे डाटा को इंक्लूड करना चाहेगा। समझो किस प्रकार से। तो मैंने कहा ये प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट है और यहाँ प्रोडक्ट सेकंड है। इसके पास बेचने के लिए केवल दो ही डाटा हैं बस, फर्स्ट एंड सेकंड। सिंपल सी बात है। इसने प्रोडक्ट वन यहाँ मार्केट सेकंड में जनवरी, यानी कि अब अगले साल की बात कर रहा है, ये जनवरी और फरवरी की बात कर रहा है। तो जो इसने प्रोडक्ट वन की यहाँ बात करें तो इसने यहाँ जो बेका, यहाँ बेका 1500, और फेब में यही जो मार्केट में हम बात करें इसमें इसने बेका 1700। प्रोडक्ट सेकंड की बात करें, ये यहां बिका 900 और यहां बिका ओनली 500। अब आप समझो, देखो मैं कहना क्या चाहता हूं। अब इस बंदे ने क्या करा, अपना आप का एनालाइज करने की कोशिश कर रहा, कह रहा कि यार हमने पिछली साल मार्केट वन में सामान बेचा और अब इस साल 2021 में मार्केट दूसरे में सामान बेचा, टोटल सामान कितना बेचा गया, इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये 2 महीने सामान बेचा था, जनवरी और फरवरी। तो आप देखो, जो प्रोडक्ट वन की जनवरी की सेल है वो तो प्रोडक्ट वन की जनवरी की सेल से तो इंक्लूड होगी, यानी जुड़ेगी तो यहीं पर, ये तो है नहीं कि यहाँ जुड़ जाएगी, गड़बड़ नहीं हो जाएगी। तो हम बात करें जनवरी में प्रोडक्ट वन की सेल कितनी हुई 2020 में और 2021 में, तो क्या होगा, ये इंक्लूड करने की बात हो रही है, तो डाटा इंक्लूड होगा तो जोड़ना पड़ेगा। तो है कितना होगा भैया आपके पास 1000 और 1500 यानी कि 2500। फेब में कितना बिका 700 और 1700, कितना हुआ भैया 2400 है 2400। एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड, यानी जो सेकंड प्रोडक्ट की सेल कितनी है इन 2020 एंड 2021 में, तो यहां पे देखिए भैया इसमें कितना 800 है और यहाँ कितना 900 है, तो 8 और 9 1700 हो जाएगा, क्योंकि सेम टाइप के तो जुड़ेगा। तो 1500 और 500 यानी कि 2000। इसका मतलब क्या होता है, वो एडिशन क्यों करना पड़ा, जब हम कहीं बार दो डाटा को इंक्लूड करना चाहते हैं पर लेकिन वो दोनों डाटा परस्पर एक जैसे ही क्वालिटी के होने चाहिए। ऐसा ना कि एक अलग तरह का डाटा एक दूसरे तरह का डाटा, नहीं, ये तो फिर जुड़ ही नहीं पाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए डाटा का एडिशन क्यों पॉसिबल है ये भी समझे ध्यान से, इसलिए पॉसिबल है, इसलिए जोड़ा गया डाटा को। तो मैट्रिक्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं, डाटा ऐड करना मतलब दो मार्केट का भी आप सामान ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्यों किया गया इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एडिशन की बात कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करता हूं हल्का सा। तो इसकी प्रॉपर्टी बात करते हैं, किसकी, एडिशन की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन टू मैट्रिक्स, पहली क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सब पढ़ के आ चुके हैं, ये आप जानते हैं, जहां पर भी हम कोई क्लोजर, ये हमने चैप्टर में पढ़ा होगा बाइनरी ऑपरेशन में, ठीक है। तो पहले बता दूं आपको कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है, ये बिल्कुल बात सही। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो होगी, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो मैं आपको बता दूं इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ लोग अगर ना जानते तो इसके बारे में चर्चा कर दूं, तो बहुत सिंपल सी बात है। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, अगर आप पहले जानते हो, अगर आप 5th 6th क्लास में पढ़ा है तब भी, ये कहता है अगर आप कोई भी दो नंबर लें किसी एक सेट से, जैसे मान लो आपके पास कोई एक नेचुरल नंबर का सेट है n 1 2 3 ऐसा करके, तो अगर हम यहाँ पे कोई भी दो नंबर लें तो उनका जो सम होगा वो भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये ऑपरेशन है ये होल्ड करता है किसको जी, क्या करता है, ये जो एडिशन ऑपरेशन होल्ड करता है किसको, क्लोजर प्रॉपर्टी को। इतनी सी बात है। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे हुआ, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। कहीं पर अगर मैट्रिक्स का कलेक्शन लिखा हुआ हो बहुत सारा, तो उसमें हम कोई दो मैट्रिक्स उठाएं तो उनका सम एक मैट्रिक्स होगा, वो उसमें बिलोंग करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वो होती है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या होती है जी, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये भी आप जानते होंगे, जो यूपी बोर्ड का बच्चा जानना चाहता है, कॉम्यूटेटिव मतलब होता है साहचर्य नियम। तो सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई हो सभी समझ सकते अच्छे तरीके से। कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, अगर आप कोई दो मैट्रिक्स हैं और भी, तो आप चाहे a+b करो चाहे b+a करो, बात एक ही होगी। आप यहाँ पे 2020 को 2021 में जोड़िए, 2021 को 2020 में जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा जो होता है आपके पास
जो तीसरा होता है आपके पास, वो आपके पास होता है एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है जी ये? एसोसिएटिव लॉ। ये क्या होता है? आपके पास कोई तीन मैट्रिक्स हैं, इफ यू हैव थ्री मैट्रिक्स ए बी एंड सी, तो देन अगर आप ए प्लस बी प्लस सी करें या ए प्लस बी प्लस सी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, यानी आप कोई भी दो पहले ऐड करो फिर तीसरी ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं समझा चुका हूं, बस ऑर्डर की बात होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, फोर्थ। जो ये होता है इसको बोलते हैं भैया एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, यह आइडेंटिटी क्या होता है? किसी मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाए। ये हमने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से छोटी क्लासेस में, 9th 10th में भी पढ़ाते हैं, 8th में पढ़ाते हैं, जहाँ नंबर सिस्टम पढ़ाया होगा 7th 8th में वहाँ भी, और 12th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा बाइनरी ऑपरेशन के अंदर। तो अब मैंने आपसे पहले कहा था जीरो मैट्रिक्स जो होती है, क्या बात कर रहा हूँ, जीरो मैट्रिक्स जो होती है वो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दें तो मुझे वापस से वही मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो इसकी जो जीरो मैट्रिक्स है वो क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब लास्ट प्रॉपर्टीज की जो लास्ट आपको समझनी चाहिए वो है एडिटिव इनवर्स। क्या होता है जी? एडिटिव इनवर्स। दरअसल क्या होता है, मैं एक बात से हर बार ये जानना चाहता हूँ, हर बार बताना चाहता हूँ लोगों को, ऑपरेशन मोस्टली वैसे दो ही होते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई। जो माइनस है वो इसका रिवर्स कंडीशन है और जो डिवाइड है वो इसका रिवर्स कंडीशन है। सीधी सी बात ये है। पर अलजेब्रा प्रॉपर्टी के अंदर चार ऑप्शन का नाम दिया गया, पर मोस्टली होते दो ही हैं, एक प्लस और एक मल्टीप्लाई। प्लस से माइनस बनता है और मल्टीप्लाई से ही डिवाइड बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पे है एडिटिव इनवर्स। माइनस यानी किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का माइनस कभी होता ही नहीं है, वो तो इनवर्स की बात होती है, पर लेकिन यहाँ पढ़ा देते हैं इनवर्स भी, पर लेकिन मैं आपको बताऊंगा माइनस क्या होता है। यानी मैं किसी मैट्रिक्स में कुछ भी जोड़ने पर, देखो आपने जीरो जोड़ने पर वही मिलेगा, तो मैं कह रहा हूं किसी मैट्रिक्स में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। क्या मिल जाए? जीरो मैट्रिक्स। तो आप क्या कहोगे भैया, आप इसके अंदर सभी इसके नेगेटिव एलिमेंट जोड़ दो। मतलब कैसे? -2, -3, -5, -7, तो आपको क्या मिलेगी? जीरो मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो इसका मतलब सीधे सिंपल स्पष्ट ये हो गया भैया कि जो नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं वो नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है, नेगेटिव कभी होता ही नहीं है। तो ए का उल्टा यानी ए मैट्रिक्स का उल्टा, यानी इस ए का उल्टा जो है वो -a होगा, और वो -a जो होता है वो इसका इनवर्स होगा। इस -a की मैं चर्चा करूंगा थोड़ी देर में, इसको समझाऊंगा स्पष्ट तौर पर। इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी और पढ़नी पड़ेगी हल्का समझने के लिए। तो आप समझ गए होगे कि इस ए में मैं क्या ऐड करूं कि जिससे मुझे क्या मिल जाए? जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। तो आप इस सभी के नेगेटिव एलिमेंट जोड़ दो, -2, -3, -5, -7, तो ये इसका इनवर्स होगा, ये इसका इनवर्स होगा। अब आपके पास करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात। तो आपको नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा, पर नेगेटिव के बारे में मैं अभी और विशेष तौर पर चर्चा करूंगा। पर इससे पहले एक बात कर लेता हूं आपसे दूसरे ऑपरेशन की, ठीक है? इसके बाद बताता हूं आपको इसके बारे में। तो दूसरा ऑपरेशन है वो बहुत सिंपल है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी स्केलर कांस्टेंट को हम बोलते हैं उसको, स्केलर को उससे मल्टीप्लाई करना, यानी कि मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर क्वांटिटी। सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर, किसी की स्केलर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है? इसका मतलब है यहाँ पे किसी कांस्टेंट वैल्यू से, किसी कांस्टेंट वैल्यू से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। पहले समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं मैं और क्यों होता है ये भी समझो ध्यान से। देखो जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई डाटा आपके पास है, एक डाटा ये लिखा हुआ 2, 3, 7, 11, मैं कहने लगूँ भाई इसका डाटा का दुगना कर दो, दुगना। इसका मतलब क्या हुआ? आप इसका 2a कहना चाह रहे हो भैया, तो दुगना मतलब क्या होगा? जो भी आइटम है, जैसे मान लो मैंने भी बताया आपको कि जनवरी और ये फेब मार्च की सेल है, ये प्रोडक्ट 1 है और ये प्रोडक्ट 2 है। तो मैंने कहा काश ये भगवान मेरी जो इनकम है ना दुगनी हो जाए, ये मेरा आइटम इससे दुगने बिकने चाहिए। तो दुगने का फायदा क्या लगाओगे? 4, 6, 14 और यहाँ 22, ये दुगना होगा। तो सीधी सी बात है, जब कहीं बार किसी डाटा को दुगना, तिगना, 4 गुना या हाफ या 1 गुना या 2 गुना कुछ भी करना हो तो आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी को बोलते हैं आप मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर क्वांटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना।
तो इसका नियम तो ये हुआ कि भाई मल्टीप्लाई क्यों करी गई, वो मैंने आपको बता दिया। जब कहीं भी डाटा को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करना होता है तो हम उस समय के लिए ये पढ़ते हैं मल्टीप्लाई करना। अब बात ये कहना चाहता हूं आपसे कि मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा। अगर आप किसी मैट्रिक्स में कुछ भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सुनिए जैसे यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ भी 2 लिखा होगा, इसे 2 3 7 11, तो इस 2 की सबसे ही इंटू होगी, इस 2 की सबसे ही इंटू, ऐसे नहीं कि यहीं पे होगी इंटू या यहाँ पे होगी, नहीं, इसकी सबसे होगी, तो 4 6 14 और यहाँ 22 होगा। तो ये मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, अभी जो आप बात करते हैं भैया ए का एडिटिव इनवर्स, तो अगर हम इस ए में, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 5 7, अगर मैं इसे -1 से इंटू कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, -2 -3 -5 -7। इसी प्रकार से आप डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कभी नहीं होता 2 मैट्रिक्स का, डिफरेंस इसी के हिसाब से होता है। जैसा मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ भाई a माइनस बी निकाल दो, जहाँ पर a की वैल्यू है 2 3 5 7 माइनस b की वैल्यू कितनी है 1 2 5 और 0, मान लो ये है, तो कभी 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस होता नहीं है। पर अब आप सीख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं a प्लस माइनस बी, क्योंकि कभी 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस होता ही नहीं है, एडिशन होता है। तो इस माइनस को मैं लिख सकता हूँ माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2 3 5 7 और इसको यहाँ लेते प्लस, इस -1 की कर दो अंदर इंटू, तो -1 -2 -5 0। अब आप इनको ऐड कीजिए, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 7 में 0 गया 7, डेट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। तो लेकिन अब शॉर्ट ट्रिक करने के लिए क्या करते हैं, हम डायरेक्ट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गए 1, 5 में 5 गए 0, 7 में 0 गए 7, तो अब इसको आप डिफरेंस ही बोल सकते हैं। तो मैंने आपको एक टॉपिक भी क्लियर कर दिया यहाँ पे एडिटिव इनवर्स के बारे में, तो माइनस जो उसका इनवर्स होता है। अब मैंने आपको समझा भी दिया कि माइनस का मतलब यहाँ पे इंटू क्यों करते हैं, ये भी समझा दिया। अब इसके ऊपर एक टॉपिक और है, अगर आप किसी मैट्रिक्स में कुछ कॉमन लेना चाहते हो ले भी सकते हैं, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। मान लो ये एक मैट्रिक्स है बी, ये है 4 6 14 22, तुम्हें दिख रहा है इसके अंदर कुछ कॉमन है तो आप ले सकते हैं कॉमन, तो आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 3 7 11, तो आप कुछ भी कॉमन लेंगे तो सब में से कॉमन आएगा। तो इसका अंदर क्या हुआ, जो यहाँ लिखा हुआ है इसकी सब में इंटू होगी। और आप इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहते हो तो आप कॉमन लेके उसको यहाँ भी लिख सकते हैं, तो आपके साथ यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी क्लियर होगी इसके साथ साथ। तो ये मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर हो गया। क्यों करते हैं ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब जो लास्ट है, जो इंपॉर्टेंट भी है, उसके बारे में बात करते हैं। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान समझना भाई, ये बहुत ज़्यादा नीड है इसकी। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इवन इन CBSE और या ICSE बोर्ड में कई बार इसके ऊपर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 2016 में आया था भैया 4 नंबर में। उसके बाद 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन ये, तो 2016 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और फिर 2018 में भी आया था इसके बारे में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसके ऊपर, पहले समझिए ध्यान से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको कैसा आता है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान समझना भैया, काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आप ये समझो, ये मल्टीप्लिकेशन क्यों होती है, वाई, इसकी नीड क्यों पड़ी मैट्रिक्स में। तो सुन ले ध्यान से, वाई, इसका आंसर क्या है, क्यों करी। जब कभी भी हमें टोटल वैल्यू निकालनी हो, यानी टोटल रिवेन्यू या टोटल वैल्यू कह सकते हो आप, तो टोटल वैल्यू में बहुत सारे आंसर होते हैं। टोटल कॉस्ट भी हो सकते हैं इसके अंदर, या टोटल वैल्यू मतलब टोटल रिवेन्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब कहीं भी टोटल वैल्यू निकालनी पड़ती है उस समय हम 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप कह रहे हो भैया समझ में अब आप क्या कहना चाह रहे हो, या जो भी मेरे फ्रेंड है जो भी वीडियो देख रहे होंगे, तो आप समझोगे टोटल वैल्यू मतलब कहना क्या चाह रहे हो आप। समझो कि मल्टीप्लाई क्यों की जा रही है। मल्टीप्लाई इसलिए की जाती है जब कभी भी आप किसी चीज़ की टोटल वैल्यू निकालना चाहते हैं, चाहे वो टोटल कॉस्ट की बात की जाए, चाहे वो टोटल रिवेन्यू, चाहे टोटल वैल्यू की बात की जाए, बात एक ही है। वैल्यू मतलब टोटल, यानी टोटल वैल्यू कितना आया। जैसे कि देखिए ध्यान से, मान लो मेरा नाम तुषार है, एक और ले लो कोई बंदा जो कोई होगा, चलो फिलहाल मैं इसके साथ अपने कोई बंदा लेता हूँ, एक और मेरा दोस्त, चलो यानी देते हैं शक्ति, चलो 2 हैं, तुषार शक्ति। अब हमारे क्या हुआ, मान लो हमारे, मैं 12th में हूँ चलो इस साल, ठीक है, काश इस साल ऐसा हो पाता, मैं 12th में मैथ का पेपर देता, अब मजा आता, बेहतरीन नंबर पाड़ता अच्छे वाले। पर चलो कोई बात नहीं, तुषार और शक्ति ने क्या करा, कुछ सामान खरीदा।
जैसे हम एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, तो पेंसिल रबड़ वगैरह सब कुछ खरीदते हैं। तो मान लो तुषार ने पेंसिल ली 5, समझना ध्यान से, समझना, और लिए हैं 3 पेन। चलो पेन जा देते हैं, पेंसिल कम कहते हैं, इतनी पेंसिल तो चलेंगे 12th क्लास में। 2 पेंसिल ली और पेन लिए मैंने यहाँ पे 5, ठीक है। और जो शक्ति भैया हैं, जो दोस्त है मेरे, उन्होंने क्या करा, पेंसिल तो ली उन्होंने 3 और पेन लिए 4, ठीक है। अब आप इसे कह जाए कि भाई ये हमारा डाटा हो गया। मैं कहने लगूँ भाई मान लो एक पेंसिल की कॉस्ट, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है, जो पेंसिल की कॉस्ट है वो है 3 रुपये और जो पेन की कॉस्ट है 5 रुपये। तो बताओ कितनी कीमत हुई। तो पहले सुनो ध्यान से, जो डाटा होता है हमेशा वो रो के अकॉर्डिंग एंटर करता है। किसके अकॉर्डिंग करता है? रो के। और जो कॉस्ट होती है वो कॉलम के अकॉर्डिंग करती है। जो कॉस्ट होती है वो कॉलम के अकॉर्डिंग एंटर करती है और जो डाटा वो हमेशा रो के अकॉर्डिंग एंटर करता है। तो मैं तुमसे पहले कहा कि भैया सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि भैया प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं जब हमें टोटल निकालनी हो। इसका मतलब क्या, अगर मैं आपसे कहने लगूं भाई हमने इतना सामान लिया तो बताओ हमारे कुल मिला कितने रुपए खर्च हुए, कुल मिला कितने रुपए खर्च हुए, यानी टोटल हमारा कितना खर्चा हुआ इन सामानों खरीदने के लिए। तो आप क्या करो, सुनो ध्यान से, मैंने कहा डाटा हमेशा एंटर ऐसा करता है। तो ये तुषार का डाटा यानी कि मेरा डाटा 2 पेंसिल 5 पेन। ये शक्ति का डाटा 3 पेंसिल और 4 पेन। तो मैंने कहा एक की कीमत, तो देखो डाटा ऐसा एंटर किया गया तो कॉस्ट हमेशा कॉलम से एंटर करेगी। तो आप ऐसे एंटर कराएंगे या ऐसा, ऐसे ही क्यों भैया, हम क्यों रट्टा मारे ऐसा। तो सुनिए, पेंसिल पेन के साथ जाएगी, यानी सॉरी पेंसिल इसकी कीमत है ली, तो पहले देखो यहाँ पे पेंसिल था ना, तो कीमत पहले पेंसिल की लिखी जाएगी। उसके बाद पेन की कीमत है तो ये यहाँ पे आपके पास पेन की कीमत यहाँ पे लिखी गई है। तो मेरी बात ध्यान समझेगा, जब आपने देखा पहले पेंसिल से स्टार्टिंग है तो कीमत पहले यहाँ पे पेंसिल से होगी। अगर मैं यहाँ पेन लिखता तो यहाँ पे क्या होता, पेन की कॉस्ट लिखी जाती पहले, तो यहाँ पेंसिल से तो यहाँ भी पेंसिल से होगा। पर ध्यान रखना कि यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इनटू की, तो इनटू कैसे होती है भैया, समझना ध्यान से, टोटल वैल्यू निकालने के लिए होती है। इनटू कैसे होगी इसके बारे में बात करूंगा। तो डाटा हमेशा रो के अकॉर्डिंग एंटर करेगा और कॉस्ट हमेशा कॉलम के अकॉर्डिंग एंटर करेगी। अब करते हैं इनटू। इनटू कैसे करते हैं, तो थोड़ा इसको भी जरा वेट कीजिएगा, थोड़ा एक बार देखते हैं इनटू करते कैसे हैं। तो सुनिए ध्यान से, इनटू का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, इसको समझने के लिए आपको जो ये प्रोसेस है वो क्या है भाई, समझे ध्यान से। अगर मान लो आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स, एक ए है और एक बी है। अगर जो ए है आपके पास ये है m/n की, m/n की, और दूसरी जो है वो p/q ऑर्डर की मैट्रिक्स है, p/q ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो कहता है ए बी पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल, यानी कि इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल होगी कब होगी, जब इसकी कॉलम इसके रो के इक्वल होगी। वैन कब होगी, जब n = p होगा। और जो इसकी मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी, जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी m/q ऑर्डर की। क्या मिलेगी, m/q ऑर्डर की। मेरी बात ध्यान नहीं रहेगी, यानी कि कोई अगर आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स, एक ए है और एक बी है, तो ए बी पॉसिबल होगा कब, जब इसकी कॉलम इसके रो के इक्वल हो, और जो मिलेगी वो m/q की मिलने वाली है। दूसरी बात अगर क्या हो भैया, बी ए की बात करें तो बी ए की सुन लो भैया, अगर आप बी ए की बात करते हो तो बी ए इज पॉसिबल, तो पहले इसको लिखना होगा। तो इसकी कॉलम इसके रो के इक्वल होनी चाहिए, तो यहां पे Q = m होगा, Q = m होगा, और जो मिलेगी वो मिलेगी p/n की मिलने वाली है, p/n, क्योंकि पहले आप b लिखोगे ना, पहले bA की बात की जा रही है, तो इसकी कॉलम ये रो हीरा, जो मिलेगी वो p/n की मिलने वाली होगी। अब आप समझो भैया, समझ में आया, थोड़ा एक बार दोबारा रिपीट कर दो, समझो ध्यान से। अगर आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, जिनके ऑर्डर आपको दे रखे हैं, तो अगर आप ए बी की बात करते हैं, ए बी यानी ए की बी से प्रोडक्ट होगी कब होगी, जब इसकी कॉलम इसके रो के इक्वल होनी चाहिए, इसकी कॉलम इसके रो के इक्वल होनी चाहिए, और जो मिलेगी वो m/q की मिलेगी। ऐसा क्यों है, समझो ध्यान से। जैसे देखो, ये आपके पास है 2/2 की, और जो ये है वो है 2/1 की, प्रोडक्ट की बात हुई थी, इसकी कॉलम इसके रो के इक्वल है, हाँ या ना। तो अब जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 2/1 की मिलेगी, यानी कि जो हमें मैट्रिक्स मिलने वाली है वो 2/1 की मिलेगी। 2/1 देखो, इनटू कैसा करते हैं, 2/1। अपने मन में एक आइडिया बनाओ कि 2/1 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी। इसका मतलब इसके अंदर 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो A11 और A21, यानी कि इन दो से जो प्रोडक्ट करके मिलेगी वो ये वाली मिलेगी भैया,
यानी कि 2/1 की मिलेगी। 2/1 मतलब क्या हुआ, 2 रो हैं और 1 कॉलम है। अब इंटू करेंगे कैसे भैया, तो जरा आ जाओ, इसका नाम है A11। क्या नाम है, A11। तो देखो A11 मतलब जो ये वाला एलिमेंट है कब मिलेगा, पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। पहली रो की पहले कॉलम से, देखो यही आपकी कॉस्ट भी है, 2 तिया 6, 5 पंजे 25, जो तुषार ने खर्च करे हैं पैसे 2 तिया 6, खुद देखो एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये, तो 2 कितनी होगी 6, टोटल पेन पे कितना होगा 5 पंजे 25, 25 और 6 कितना हो गया 31, 31 पे खर्च कर रहा हूं मैं अपने सामान पे। शक्ति की बात कर रहे हैं, इसका मतलब भाई A21, दूसरी रो की पहले कॉलम से, इनके नाम से समझ आता है A21, जो यानी कि जो इसका एलिमेंट मिलेगा A21 कब मिलेगा, इसकी इससे इंटू करने पे। तो 3 तिया 9 और 4 पंजे 20, तो लगा लो आप शक्ति का खर्चा करो, 3 पेंसिल है तो 3 तिया 9, 5 रुपए का एक पेन, 4 पेन है, 5 चौक 20, 20 और 9 29, ये तो खर्चा होगा नहीं होगा, यही तो होती है टोटल वैल्यू। तो ध्यान समझिए इंटू का तरीका क्या होता है, क्योंकि जो हमारे पास एक का जो डाटा है जो रो के अकॉर्डिंग होता है वो दूसरे कॉलम के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए यहाँ पे रो की, सुनो ध्यान से, जो यहाँ पे इसकी रो की कॉलम से चर्चा होती है, कॉलम की रो से होती है। तो मैंने आपसे पहले कहा कि इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए। समझ आई बात नहीं, किसी को भी कॉलम 2 डाटा है, पेंसिल और पेन, तो देखो ये पेंसिल और पेन दो ही तो कीमत है, तो इस प्रकार से यहाँ चर्चा की जाती है। तो इंटू करने का प्रोसेस ये होता है, और समझना अच्छा तरीके से यहाँ पे कैसे इंटू होती है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इंटू का। तो मैंने तो आपको बताया कि इंटू क्यों करते हैं, टू फाइंड द टोटल वैल्यू, चाहे टोटल कॉस्ट हो चाहे टोटल रेवेन्यू, कुछ भी हो, करते कैसे हैं वो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया। इसके अलावा मैं आपको एक बार इंटू करके दिखाता हूँ कि बड़े क्वेश्चन पे कि इंटू कैसे करते हैं। तो जो ध्यान समझिएगा अच्छे तरीके से, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर इसको बताऊंगा बड़ा क्वेश्चन कैसा आता है और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करूंगा मैं आपसे। जैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 5 1 3 4, ये है 2/3 की, और एक दूसरी मैट्रिक्स है 3 5 7 1 और 3 4। देखो ये 2 मैट्रिक्स है, एक ए है और एक बी है। तो मैंने कहा इनकी प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जब इसकी कॉलम इसके रो के इक्वल होनी चाहिए, इसकी कॉलम इसके रो के इक्वल चाहिए, पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए थी और जो आपके पास एक दूसरी मैट्रिक्स बी थी, इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है, यानी कि ए बी पॉसिबल है। तो जो ए बी पॉसिबल है उसका ऑर्डर क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा 2/2, क्योंकि हमने कहा ऐसा कॉलम इसके रो के इक्वल है, तो जो बचेगा वो 2/2 की मिलेगी। अब 2/2 की मिलेगी कैसे, इसकी इंटू करना सीखते हैं, मिलेगी कैसे। तो 2/2 का अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर तैयार करो, A11 A12 A21 A22, क्योंकि 2/2 का मतलब है 2 रो 2 कॉलम, तो 2 रो हैं 2 कॉलम है, इसको लिखते इस प्रकार से। अब देखो भैया एलिमेंट मिलेगा कैसे, तो हम ए बी की बात करते हैं, ए बी कैसे निकल के आएगा। आपको पहला एलिमेंट का नाम है A11, तो A11 मतलब कि पहले रो की जब पहले कॉलम से इंटू होगी तो आपको पहला एलिमेंट मिलेगा A11, पहले रो की पहले कॉलम से, तो 2 3 6 7 3 21 5 3 15। नेक्स्ट नाम है A12, A12 कब मिलेगा, जब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से इंटू होगी, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, 2 5 10 3 1 3 5 4 20। नेक्स्ट नेम है A21, तो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो सेकंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रही, 1 3 3 3 7 21 और 4 3 12। नेक्स्ट नेम है A22, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, A22, तो सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, 1 5 5 3 1 3 और 4 4 16। अब आप इसको लिख दीजिए जैसे 6 और 27 और 15, 27 और 15 कितने होंगे भैया, कोई बताएगा, 42 हो जाएंगे। ठीक है, सही है मेरी बात, सही लिखा मैंने, हाँ है ना। 10 3 13 और 20 कितने होंगे भैया, 33 हो जाएंगे। 21 और 12 33 और 3 36, यानी 36 हो जाएंगे। 5 3 8 और 16 24, यानी कि आपके पास ये 2/2 की मैट्रिक्स ऐसे बन गई। तो ये आपका सिंपल प्रोसेस था इंटू करने का। इंटू कैसे की जाती है मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में आपसे मैंने बात कर दी। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करूँ, फिर वो 4 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। तो इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
समझिए ध्यान से इसके बारे में। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। पहली क्लोजर तो आप समझ गए होगे, ए डॉट बी। तो क्लोजर की बात बाद में करते हैं। वैसे यहाँ पे क्लोजर को ये फॉलो नहीं करता, बताऊंगा हर बार जो नहीं फॉलो करेगा, इसका रीजन देता हूँ। तो पहला समझिए आप कॉम्यूटेटिव। क्या समझिए आप? कॉम्यूटेटिव। दरअसल इस मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि ए इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल हो, ऐसा नहीं है। आप खुद देखिए, जहां पे हमने ए इंटू बी करी वो मेरी 2/2 की, अगर मैं बी इंटू ए करूं तो बी इंटू ए के हिसाब से कि इसकी कॉलम इसके रो के हिसाब से बराबर होनी चाहिए, इसकी कॉलम इसके रो के इक्वल होनी चाहिए। तो कितनी मिलेगी? 3/3 की मिलेगी ना। तो खुद देखो, जो आपके पास ए बी है वो 2/2 की मिल रही है, ए बी क्या मिल रही है? 2/2 की मिल रही है। जबकि जो बी ए है वो क्या मिलेगी? 3/3 की मिलेगी, क्योंकि इसका कॉलम 2 है, रो 2 है, बराबर है। तो जो मिलेगी वो 3/3 की मिलेगी ना, मिलेगी। तो सीधी सी बात है कि जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल हो, इसलिए मैंने क्लोजर की बात करी। समझ बात नहीं कि दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई उसमें बिलोंग करे, ये उसके ऑर्डर पर डिपेंड करता है। तो पहली बात तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होना चाहिए, तभी तो क्लोजर को फॉलो करेगी। तो अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो क्लोजर फॉलो कर जाएगी। कॉम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं तो ये फॉलो नहीं करता, जरूरी नहीं है, कहीं कहीं करता। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की है, अगर आप ए भी एक 2/2 की है और बी भी एक 2/2 की है, जबकि देखी जाएगी कि वैल्यू सेम आएगी या नहीं आएगी। तो अभी तो फिलहाल ऑर्डर सेम नहीं आए थे, तो जरूरी नहीं कि फॉलो करे, ये चेक करना पड़ता है। सेकंड बात करते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के बारे में। तो ये एसोसिएटिव लोगों को फॉलो करती है, ये बात सच है कि ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू होगा ए डॉट बी डॉट सी, क्योंकि पहले आप ए डॉट बी कराओगे, जो भी आएगा सी से मल्टीप्लाई करने पे पॉसिबल होगा। तो वही बात यहाँ भी होगी, क्योंकि हम बी से पहले करा जाएगा। तो सीधी सी बात है कि पहले तो आप पॉसिबिलिटी यहीं कर लो, तो जो होगी फिर तो पक्का वहाँ भी हो ही जाएगा आराम से। तो एसोसिएटिव लोग को फॉलो करते हैं। यस, यहाँ पे बात क्या है, सही है, इसको फॉलो करती है। नेक्स्ट थर्ड है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में उसी के ऑर्डर के अनुसार आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही मैट्रिक्स मिलती है। अगर आपके पास कोई एक 2/2 की मैट्रिक्स है, एक क्या है 2/2, जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है 2/2, तो अगर मैं इसके अंदर 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना, इसको बोलते हैं I2। क्या बोलते हैं? ऑर्डर को लिखते हैं I2, ये 2 ऑर्डर की है तो ये I2। 3/3 को 3/3 को लिखते हैं यहाँ पे I3, तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, फोर्थ आपके पास होता है इनवर्स। क्या होता है? इनवर्स। तो इस पर थोड़ा चर्चा का विषय है। हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी मल्टीप्लाई करने पर आपको आई मिले, क्या मिले? आई मिले। मतलब कि कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स बी हो जिसकी ए से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता हो। तो ये हर एक का नहीं होगा, इसके भी रीजन है, ये बताए जाएंगे। क्योंकि दरअसल क्या होता, अगर कहीं ए डॉट बी इक्वल टू आई मिला हुआ तो आप कैसे बताएंगे बी ए का इनवर्स है? तो हो सकता है उसमें ए बी का इनवर्स हो। भाई आप खुद बताओ, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स यानी किसी मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई करूं, किसी मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई करूंगा आई मिल जाए तो बी होगा ना। तो खुद समझो ध्यान से, हो सकता है कि जो बी है वो ए इनवर्स के इक्वल हो, या फिर ये भी तो सकता है कि जो ए है वो बी इनवर्स के इक्वल हो, क्योंकि हो सकता है यहाँ बी इनवर्स डॉट बी तब आई आया हो, या फिर हो सकता है कि आपके पास ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू आई आया हो। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव वाला फंडा फंस जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये कुछ कुछ के लिए होता। तो हर एक का इनवर्स यहाँ पे नहीं होने वाला, वो निकालना पड़ता। तो उसका भी एक प्रोसेस है, उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। फिलहाल अभी यहाँ बात होती है मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कैसा आता है, ध्यान समझेगा। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है, कभी कभी पूछ ले जाता है आपसे। तो मेरे हिसाब से वैसे आपको मल्टीप्लाई करना आ गया होगा किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में आपसे एक बार बात कर दूं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, या आपकी बुक का भी एक क्वेश्चन ऐसे ही है। उसने कहा आपको एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है एक्स, जिसकी इससे इंटू करने पर एक मैट्रिक्स मिल रही है। समझो ध्यान से, बहुत ध्यान समझेगा। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, जिसकी मल्टीप्लाई करने पर आपको एक ये वैल्यू मिल रही है। समझो मेरी बात, हमें एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसकी इससे इंटू करने पर ये मिल रही है। तो अब कैसे करें भाई? तो बड़ा फंडा हुआ। तो आप समझो ध्यान से, ये एक एक्स मैट्रिक्स है।
हमने मान लिया x का ऑर्डर है m/n। दो कैसे निकालते हैं, तो पहले हमें यहाँ पर अपने आप से x एक मैट्रिक्स कंसिडर करनी पड़ेगी ना, तो तो निकल के आएगी। हमने मान लिया x का क्या ऑर्डर है m/n। अब ये मैट्रिक्स जो दे रखी इसको मान लिया हमने a, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। ये मैट्रिक्स मान लो b, जो आपकी इससे इंटू करने में मिली, ये भी कितनी है 2/3 की है। तो बच्चा भी तो मैंने आपको बताया क्या करता है कि इसकी कॉलम इसके रो के इक्वल होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ से तो n = 2 हो गया। भाई पहले प्रोडक्ट पॉसिबल होगी तभी तो वैल्यू मिल रही है। तो पॉसिबल का मतलब क्या हुआ कि जब n = 2 रहा होगा। अब जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी m/3 की, और वो m/3 किसके इक्वल है 2/3 के। यानी कि जो इनकी प्रोडक्ट करके मिलेगी मैट्रिक्स वो यही तो है। तो जो प्रोडक्ट करके मिलनी चाहिए उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए m/3, और वो कितना इक्वल दे रखा 2/3 के। समझो ध्यान से, हमें एक मैट्रिक्स x निकालनी है, वो एक ऐसी मैट्रिक्स निकालनी जिसकी इससे इंटू करने पे ये मिले। तो आपको पहले खुद कंसीडर करना होगा कि x एक मैट्रिक्स है भाई, वो कैसे ली जाए। तो आप अभी पैसा नहीं हो रहा कि भाई इसका ऑर्डर कैसे लेट करूं, तो बहुत सिंपल है। इसे x मान लो, इसे a, इसे b मान लो, इसका ऑर्डर अपने आप से मान लो m/n, इसका कितना 2/3, इसका कितना 2/3। तो इंटू के लिए इसकी कॉलम इसके रो के कॉलम चाहिए, तो एक तो वैल्यू आ गई भैया, इसके अंदर 2 कॉलम होंगी पक्की बात है, एक तो वैल्यू निकल गई। अब जो इंटू करके मिलेगी वो m/3 की मिलेगी, अभी आपको बताया। तो यहाँ कितना 2/3, तो m/3 इक्वल टू कितना हो 2/3, तो m की वैल्यू कितनी होगी 2। सीधी सी बात है कि 2 आपके पास जो x मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की होगी। तो अपने आप से यहाँ एक 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लो, a b c d। यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितना दे रखा है 13 21 12 14 17 18। कुछ नहीं, अब तो आप इंटू करना सीख ही गए होगे। ये 2/2 की है और ये 2/3 की है, इसकी कॉलम इसके रो के इक्वल, तो 2/3 की मैट्रिक्स मिलने वाली है आपको। तो 2/3 का अपने माइंड में एक आइडिया लगा लो, 2/3 a11 a12 a13 a21 a22 a23, ये होते 2/3 की एक मैट्रिक्स। अब देखो कैसे होगी। पहले का नाम क्या होता है a11, तो पहली रो की पहले कॉलम से इंटू करोगे, यानी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम, तो ये होगा a+4b। फिर फर्स्ट सेकंड, यानी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 2a+5b। फिर a13 फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से 3a+6b। फिर a21 तो दूसरी रो की पहले कॉलम से c+4d। a22 दूसरी रो दूसरा कॉलम 2c+5d। फिर आपके पास a23 तो 3c+6d इज इक्वल टू कितना 13 21 12 14 17 18। तो आपने पढ़ा होगा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, जैसे कि आपने एडिशन बताया था। अगर मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में शायद बताया तो ठीक, नहीं बताया तो बताता हूँ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होती है। अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, ये आपस में इक्वल है, तो आप खुद देखो इक्वलिटी क्या नियम होंगे। पहली बात ऑर्डर सेम हो। दूसरा जो एलिमेंट है सेम ऑर्डर के वो आइडेंटिकल होने चाहिए। एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल ऑफ सेम ऑर्डर। जो सेम ऑर्डर के एलिमेंट है वो क्या होगा आइडेंटिकल होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे a = 1 b = 3 c = 5 d = 7। नाम समझो ना, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब इसका ऑर्डर भी 2/2 हो और इसका ऑर्डर भी 2/2 हो, तभी तो इक्वल होंगी। यहाँ भी एक वैल्यू 1, b की 3, c की 5 d की 7, तभी तो इक्वल कहलाएंगी। सेम इसी प्रकार से ये इसके इक्वल है, क्योंकि इसकी इंटू के तो ये मिली थी मैट्रिक्स। तो 4 इक्वलिटी के हिसाब से आपके पास क्या मिलेगा, a+4b इक्वल टू कितना लगा 13। पहली क्वेश्चन बन के आ गई। दूसरी 2a+5b इक्वल टू 21। फिर तीसरी 3a+6b इक्वल टू 12। पहली क्वेश्चन तो ये बन गया आपके पास। इसी प्रकार यहाँ पे c+4d इक्वल टू 14, ये बन गई। यहाँ से 2c+5d इज इक्वल टू 17, एक ये बन गई आपके पास। नेक्स्ट 3c+6d इज इक्वल टू 18 बन गई क्वेश्चन। 6 की 6 क्वेश्चन, बहुत प्यार से देखो ध्यान से, 6 की 6 क्वेश्चन बन गए आपके पास। अब क्या करना, इन दो को सोल्व कर लो, यहाँ से निकल जाएंगे a और b। आप जानते हो एलिमिनेशन मेथड, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। इन दो को सोल्व करो, a और b निकाल लो। ऐसे यहाँ इन दो को सोल्व करो, c और d निकाल दो।
था के वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसके अंदर, आपके पास वो मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगी। तो आज मैंने आपको जो है ऑपरेशन इन मैट्रिक्स के बारे में बात करी है, तो जितना हो सकता था मैंने उसके बारे में क्लियर कर दिया है, ये टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। अब आपसे बात करेंगे इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो अब मैं कल आपको इन्वर्स के लिए वीडियो डालने वाला हूँ, यानी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करूँगा। और ट्रांसपोज, अभी एक टॉपिक और छूट गया, ट्रांसपोज। तो कल मैं ट्रांसपोज और इन्वर्स दोनों की बात करूँगा। फिलहाल मैंने अभी ऑपरेशंस की बात करी है, बस ओनली ऑपरेशन, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। कल ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स के बारे में डालूंगा, उसके बारे में हेल्प करूँगा आपकी। फिर इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स के बारे में बात करूँगा। ठीक है, आज के लिए मेरे पास इतना टॉपिक था और मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है जी, मिलते हैं कल।